सोचो, एक लड़की जो 11 साल की उम्र में ड्रग्स करती थी, 14 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है। उसने जिस्म फरोशी को जीने का जरिया बनाया और आखिर में वो कातिल बन गई। हम बात कर रहे हैं एलिन वोनोस की। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम उस औरत की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया अमेरिका की पहली सीरियल किलर के नाम से जानती है। लेकिन वो पैदाशी कातिल नहीं थी। क्या हमारे समाज ने उसे ऐसा बनाया? एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में कभी सुकून न था, न कभी प्यार, बस एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा। एलिन कोरल पिटमैन का जन्म 29 फरवरी 1956 में मिशिगन में हुआ। उसका नसीब उसके पैदा होने से पहले ही खराब था। उसकी माँ सिर्फ 14 साल की थी जब उसने एलिन के बाप पिटमैन से शादी की। शादी के 2 साल बाद ही तलाक हो गया। एलिन अपने बाप से कभी नहीं मिली क्योंकि उसका बाप जहनी मरीज था और एक बच्ची की किडनैपिंग और असॉल्ट के केस में जेल में था, जहां उसने खुदकुशी कर ली। जब एलिन 4 साल की हुई, उसकी माँ ने उसे और उसके भाई कीथ को अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया और खुद चली गई। उन्हें उनके नाना नानी ने पाला, लेकिन वो दोनों शराबी और गुस्सेल किस्म के लोग थे। एलिन का नाना उसे रोज बेल्ट से बेइंतहा मारता और जिनसी ज्यादती करता। 11 साल की उम्र में एलिन नशे की आदी हो चुकी थी और गुजारे के लिए जिस्म फरोशी करने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने भाई कीथ के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जबरदस्ती एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। फिर एक दिन उसके नाना ने उसे घर से निकाल दिया। अब एलिन सड़कों पर भटकने लगी, अकेली और जिंदगी से तंग। एलिन हाईवेज पर लिफ्ट मांगती और गुजारे के लिए गलत रास्ते इख्तियार करती। इसी दौरान वो छोटे मोटे जुर्म भी करने लगी, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना और लोगों से खामा-खा का झगड़ा करना। 1974 में वो 18 साल की हो चुकी थी। तब उसकी मुलाकात 69 साल के लिविस ग्रेटसोल से हुई। लिविस एक अमीर बंदा था। एलिन को लगा ये उसकी निजात का रास्ता है। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 2 हफ्ते तक चली। एलिन ने अपने पति को उसकी ही लाठी से उसे मारा, जिसके बाद लिविस ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया और शादी खत्म हो गई। इसके बाद उसका भाई कीथ कैंसर से मर गया। एलिन को $10,000 लाइफ इंश्योरेंस के मिले। उसने वो सारे पैसे कुछ दिनों में उड़ाए। उसने इन पैसों से एक गाड़ी खरीदी और कुछ दिन बाद वो गाड़ी क्रैश कर दी और फैंसी मोटर्स में रहकर सारे पैसे खत्म कर दिए। एलिन मेंटली टूट चुकी थी। उसने 14 साल से 22 साल की उम्र के बीच में 6 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। उसका कोई दोस्त नहीं था, न कोई ठिकाना। 13 दिसंबर 1989 में फ्लोरिडा के जंगल में एक लाश मिलती है। नाम था रिचर्ड मैलरी। उसके सीने में 2 गोलियां मारी थी। एलिन ने बाद में कन्फेस किया कि उसने रिचर्ड को मारा क्योंकि रिचर्ड उस पर जिनसी ज्यादती और तशद्दुद कर रहा था। उसने इसे सेल्फ डिफेंस कहा, लेकिन उसने रिचर्ड का कैमरा और पैसे भी चुराए थे, जिसने पुलिस को शक में डाल दिया। रिचर्ड के बाद एलिन ने रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। डेविड स्पीयर्स जून 1990 में इस आदमी की लाश मिली। इस आदमी को 22 कैलिबर की गोलियों से मारा था। इस आदमी की लाश हाईवे की साइड में मिली। चार्ल्स कॉटन, इस आदमी की लाश एक कम्बल में लिपटी हुई मिली। इसको 9 गोलियां मारी गई थी। इसकी लाश बहुत खराब हालत में थी। पुलिस को इस आदमी की लाश हाईवे की साइड में मिली। पीटर सिम्स, ये एक रिटायर्ड सेलर था। पुलिस को सिर्फ इसकी गाड़ी मिली। इसकी लाश कभी न मिल सकी। ट्रॉय बोरिस, ये आदमी सॉसेज सेल्समैन था। इस आदमी की लाश पुलिस को हाईवे के साइड में मिली। चार्ल्स हम्प्रेज, ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक खुद पुलिस अफसर था और चाइल्ड अब्यूज इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। एलिन ने इसे 7 गोलियां मारी थी। इसकी लाश भी हाईवे के पास मिली। वॉल्टर एंटोनियो, ये आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड था। इसकी लाश नंगी हालत में मिली। पुलिस को शक होने लग गया था कि ये सब कत्ल एक ही कातिल ने अंजाम दिए हैं। सारे मर्द थे। सबकी लाशें हाईवे के करीब से मिली थी और 22 कैलिबर की गन से सबको मारा गया था। ये सब चीजें आपस में मैच कर रही थी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के हाथों पहला सबूत तब लगा जब पीटर सिम्स की एक्सीडेंट की हुई कार 2 औरतों के पास देखी गई। असल में हुआ ये दोस्तों, एलिन और उसकी दोस्त टायरिया मूर पीटर सिम्स के कत्ल के बाद उसकी गाड़ी नशे की हालत में चला रही थी। उन दोनों ने ये गाड़ी एक पेड़ पर दे मारी। कुछ लोग उनका हाल पूछने के लिए उनके पास गए और मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने पुलिस को ना बुलाने की रिक्वेस्ट की। वो कहने लगी ये गाड़ी उनके बाप की है और वो बहुत गुस्सा करेंगे। उसके फौरन बाद वो दोनों गाड़ी में बैठी और उसी हालत में गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी की हालत खस्ता थी, इसलिए कुछ दूर जाकर वो गाड़ी बंद हो गई
उन लोगों ने पुलिस को कॉल की और इस बारे में इतला दी। पुलिस वहाँ पहुंची और उन लोगों से स्केच बनवाया जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे और आखिर स्केच की वजह से उन दोनों की शनाख्त हुई। पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने एक अपना अफसर जिसका नाम माइक था उसे एक फर्जी नाम दिया बकेट हेड और एक बाइकर बनाकर एलिन के पास भेज दिया। एलिन अकेली और दुख में थी क्योंकि टायरिया मोर उसे छोड़ चुकी थी। एलिन ने उस पुलिस अफसर से दोस्ती कर ली। उधर पुलिस ने टायरिया को पकड़ लिया। टायरिया ने खुद को बचाने के लिए एलिन से धोखा करने का फैसला किया। टायरिया पुलिस की गवाह बन गई। पुलिस ने टायरिया की एलिन से फोन पर बात करवाई। टायरिया फोन पर रोने लगी, जैसा कि आप इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। Lee, they're coming after me. I know they are. No, they're not. Then why are they asking so many questions then? Honey, listen. I'm not gonna let you go to jail. I love you a lot. I don't know whether I should keep on living or if I should. No, Ty. What if they don't believe me? Ty, listen. What? I'm not gonna let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will. Don't do it now. टायरिया ने एलिन से सब कुछ उगलवा लिया। एलिन ने फोन पर अपने जुर्म कबूल कर लिए ताकि टायरिया को जेल न जाना पड़े। ये सब होने के बाद एलिन ने उस पुलिस अफसर को फोन किया और कहा कि मैं अकेली हूँ, अगर वो चाहे तो वो उसके पास आ सकता है। पुलिस अफसर उसकी बताई हुई जगह पर पहुँचा और उसके बाद उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। These guys would say, well, but then they did know the time, and so they started getting wrong with me with their guys, just like, oh my God, fire. कोर्ट रूम में एलिन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टायरिया मोर उसके खिलाफ गवाह बनकर खड़ी हुई। एलिन ने टायरिया के लिए सब कुछ किया, लेकिन टायरिया ने उसे यूज करके रद्दी की तरह फेंक दिया। We were sitting on the floor watching TV, and she just come out and said, I have something to tell you. And I asked her what, and she said that she had shot and killed. एलिन ने ट्रायल में कहा कि ये सब कत्ल सेल्फ डिफेंस में थे। वो आदमी इस पर ज्यादती कर रहे थे और उसने अपने बचाव में उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने दूसरा बयान दिया कि उसने लूट मार के लिए मर्डर किए। 1992 में उसे 6 बार मौत की सजा सुनाई गई। I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this, but I take full responsibility for my actions. It was them for me. I am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304. I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Case number 91-112, Citrus County case number. I sentence you to death for the murder of David Spears. I'll be up in heaven while y'all run. Your wife and kids get raped. Right in the ass. I know I was raped. You ain't nothing but a bunch of stuff. Therefore, these proceedings are now Putting concluded. somebody who was raped. Yeah. एलिन ने 10 साल जेल में गुजारे। इसी दौरान उसकी जहनी हालत बिल्कुल खत्म हो गई। वो कहती थी कि गार्ड्स उसके खाने में गंदगी मिलाते हैं, उसे जहनी टॉर्चर करते हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। एलिन का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। उसने अपने लास्ट इंटरव्यू में ये सब बातें कही थी। 10 साल बाद 9 अक्टूबर 2002 को एलिन मुन्नोज को लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की नींद सुला दिया गया। उसके आखिरी अल्फाज थे कि वो ईसा मसीह के साथ लौट कर वापस आएगी। दोस्तों, एलिन की कहानी एक सीरियल किलर की नहीं है। ये कहानी एक तबाह बचपन की, एक फेल हुए सिस्टम की। जब इंसान की परवरिश उसके माँ बाप के बिना होती है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और उसको बचपन में सताया जाता है, अब्यूज किया जाता है, उस पर जिनसी ज्यादती होती है, तब एलिन जैसे लोग पैदा होते हैं। क्या उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए थी या उसे इलाज की जरूरत थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yes, And you I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't But you not, get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. So I was a explain- hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets.
And then we'll pull her in? But how That's come there why. was so much physical trouble in because it was all in 1 year? 7 people in 1 year. Oh, well. Oh, what?